हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले भाग के अंदर हमने लाइन चार्ज की बात करी थी। वहां पर हमारा जो लास्ट आंसर था वो था E इक्वल टू 2K लेमडा अपॉन में R, यानी कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई भी एक जैसे वायर दिया हुआ उसके कारण किसी एक डिस्टेंस R पर कोई पॉइंट P है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो उसकी जो वैल्यू थी हमारे पास E इक्वल टू 2K लेमडा अपॉन R, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो लाइन चार्ज डेंसिटी के अंदर क्या आ रही थी, समानुपाती प्रोपोर्शनल थी, और R की क्या आ रही थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। इस तरह से हमारे पास लाइन चार्ज को हमने सॉल्व किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोई अचालक परत है उसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, यानी कि अचालक परत यानी कि नॉन कंडक्टिंग, यानी क्या है, इंसुलेटर है हमारे पास में। तो देखिए हम इसकी बात करते हैं आगे। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें दिशा का निर्धारण करना है। तो देखिए हम पहले यहाँ पर एक प्लेट को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर इसको कह देते हैं ये क्या है, किसी एक पॉजिटिव आवेश से चार्ज की हुई है। अब इस आवेश के ऊपर सबसे पहले हमें क्या करना है, दिशा का निर्धारण। तो यहाँ लिख देते हैं दिशा का निर्धारण। हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पॉइंट P जो है वो यहाँ पर दे रखा है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लो कोई x डिस्टेंस है। सबसे पहले सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर अचालक परत है, यानी कि यहाँ पर जो है वो क्या दे रखा है, हमारे पास में एक सरफेस यानी कि एक पृष्ठ दे रखा है। तो इसके ऊपर जो आवेश घनत्व होगा उसे हम किससे लिखेंगे, यहाँ पर सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है हमारे पास में, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर होगा हमारे पास में Q अपॉन S। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा मल्टीप्लाई S। ये हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा, किसका है ये, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए। मान लीजिए यहाँ पर इनका क्या है, मिड पॉइंट है, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है। इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर होगी, तो इसको हम नाम दे देते हैं DE1 वेक्टर। इस वाले एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर जो है डायरेक्शन किधर होगी, DE2 इस डायरेक्शन के अंदर। अब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, दोनों ही कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। तो दोनों को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें इनका सम करना है और इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो दोनों ही केस के अंदर देखते हैं। DE1 का यहाँ पर एंगल बना लीजिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, चारों एंगल थीटा ही है सारे के सारे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में कंपोनेंट DE1 का कॉस कंपोनेंट, DE1 कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा DE2 का कॉस थीटा, यानी कि दोनों ही क्षैतिज घटक DE1 और DE2 के जो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों ही क्या होंगे, इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में इनके साइन कंपोनेंट देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं DE1 साइन थीटा, और यहाँ भी लिख देते हैं DE2 साइन थीटा। साइन थीटा कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर वैल्यू के अंदर इक्वल है, और दिशा में क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल करेंगे। DE1 की जो वैल्यू है वो क्या है, DE2 के इक्वल है। कैसे, यहाँ से डिस्टेंस सेम है, ये दोनों डिस्टेंस भी सेम है, और दोनों की जो यहाँ पर सरफेस है वो दोनों क्या है, दोनों की दोनों सेम है। यहाँ पर इनका इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 और DE2 की वैल्यू सेम है, और यहाँ पर इनकी जो परिणामी दिशा है वो किस तरफ आ रही है, इस प्लेट से। देखिए इस प्लेट से कहां पर आ रही है, लंबवत बाहर की ओर। तो ये क्या है, यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमारे पास में इस तरह से है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। जो भी मैंने यहाँ पर थ्योरी बोली है, इन कंपोनेंट को यहाँ पर ब्रेक किया है, वो सारा का सारा आपको नोट्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट हमारा जो काम है, परिमाण का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अचालक परत पर जो आवेश है वो किस तरह से फैलता है। तो अचालक परत है हमारे पास में, अचालक परत है। अचालक परत पर हम जिस जगह पर आवेश देंगे, हम जिस जगह पर आवेश दे रहे हैं वो आवेश वहीं पर स्थिर रहेगा, वहां पर आवेश जो है वो वहां पर ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि आवेश जो है वहां पर मूव नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेट ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से, जैसे हमने ये प्लेट ड्रॉ की है, इसके लिए हम एक बेलनाकार गाउसियन ब्रश की कल्पना करते हैं। तो हम यहाँ पर बेलनाकार गाउसियन ब्रश जो भी क्या होगा, इसके आर पार होगा। हमें एक चीज और यहाँ पर याद करनी है कि अचालक परत के सरफेस पर भी आवेश रहता है, उसके अंदर वाले भाग पर भी आवेश रहता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बेलन को यहाँ पर आर पार ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। देखिए हमने गाउसियन ब्रश को यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये इसकी वक्र पृष्ठ है
ये और ये दोनों भाग क्या है यहाँ पर इसके वृत्तीय भाग है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम प्लस चार्ज इस तरह से लिख देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने देखा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है प्लेट से क्या थी, लंबवत बाहर की ओर, यानी कि इस तरफ भी होगी और इसके सरफेस के उधर भी चार्ज होगा, तो यहाँ पर भी हमारे इस तरह से डायरेक्शन हमें को मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर ये जो वृत्तीय भाग है इसके लिए इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट कंसीडर किया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ds1 वेक्टर। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी दिशा में होगी, तो ये क्या आ गया, e वेक्टर। तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास में 0 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसके वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, इसका एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, ds2 वेक्टर। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर होगा, इस दिशा में। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर थीटा कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री। बात करते हैं यहाँ पर हम इस थर्ड वाले पॉइंट की। तो देखिए यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को हम छोटा सा यहाँ बना देते हैं और यहाँ पर इसका एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और इसके लिए भी जो ds3 है वो कहाँ होगा, इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, प्लेट से बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में है। तो यहाँ पर भी एंगल कितना है हमारा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हमारे पास देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री वाली दो टर्म तो cos 0 होकर के 0 हो जाएगी, और cos 90 वाली जो है वो हमें एक टर्म देगी। सॉरी, cos 90 जो है वो यहाँ पर एक टर्म हमें क्या मिलेगी, 0, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर ये जो दोनों टर्म्स है वो यहाँ पर क्या देगी, हमारे को वैल्यू देगी। यहाँ लिखते हैं गाउस के नियमानुसार। सबसे पहले हम यहाँ गाउस का नियम यूज करेंगे, और गाउस का नियम क्या बताता है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, s, और इसकी जो वैल्यू होती कितनी होती है, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि यहाँ पर कुल जो विद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन गुणा मिलता है। देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। फाई की अब जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे e डॉट ds। यहाँ पर हमारे पास में ds1 है, ds2 है और ds3 है, तो हम इन तीनों को यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे e ds1 cos थीटा। cos थीटा कहाँ से आया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना मिलता है हमें, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a b cos थीटा। ये क्या है हमारे पास में, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, प्लस e ds2 cos थीटा प्लस e ds3 cos थीटा। इस तरह से हमारे पास में ये पूरी वैल्यू मिल गई। आगे देखेंगे क्या है, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन q की जो वैल्यू है वो हम बाद में लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, अभी हम इसे इस तरह से लिख देते हैं, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे सॉल्व करते हैं इसको। e ds1 cos थीटा, ये ds1 यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो गया, 1। तो यहाँ हमारे पास में टर्म मिली है e ds1 प्लस e ds2 cos थीटा। ds2 के लिए थीटा कितना है, 90, और cos 90 क्या होता है, ऑलवेज 0। यहाँ लिख सकते हैं कि cos 90 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 मिलती है। तो ये टर्म पूरी हमारे पास में 0 हो गई, तो प्लस में 0 प्लस e ds3, यहाँ पर देखिएगा e इंटीग्रेशन ds3 cos थीटा, यहाँ पर फिर से थीटा क्या है हमारे पास में, 0 डिग्री, तो cos 0 फिर से क्या हो गया है, 1 इक्वल टू समेशन q की वैल्यू। समेशन q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा मल्टीप्लाई s। कैसे, चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास में क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू समेशन q अपॉन s, कि जो आवेश घनत्व है वो क्या होगा, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो समेशन q की वैल्यू कितनी मिलेगी, सिग्मा मल्टीप्लाई s। तो ये लिख दिया हमने, सिग्मा मल्टीप्लाई s अपॉन में क्या आ गया है, एप्सिलॉन नॉट। आगे सॉल्व करते हैं। e, ये देखिए यहाँ पर ds1 की वैल्यू है और यहाँ पर भी क्या है, ये ds3 है, तो ये e और e, ds1 और ds3। देखिए यहाँ पर ds1 जो है वो क्या है, एक वृत्तीय भाग का छोटा सा अल्पांश है, ds3 क्या है, यहाँ पर एक वृत्तीय भाग का छोटा सा अल्पांश है। तो ये बेलन के दोनों ही वृत्त क्या है, दोनों के दोनों सेम होंगे, तो हम इसे क्या लिख देते हैं, 2e और यहाँ लिख देते हैं ds इक्वल टू कितना आ जाएगा, समेशन सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास में इस ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, s मिलेगा। तो आगे सॉल्व कर देते हैं इसे, 2e s इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इस s से s कैंसिल आउट, तो हमारे पास नेक्स्ट e की वैल्यू चाहिए हमें। तो देखिए आगे e इक्वल टू s जो है वो s से कैंसिल हो गया है, 2 इसके पास में चला जाएगा, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर
जो हमारे पास में एक अचालक परत थी उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना मिल रहा है हमें, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये जो है वो r पर डिपेंड नहीं करता है, E जो है वो r पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके लिए जो ग्राफ है वो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से कि E जो है वो r पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि एक कांस्टेंट मान आएगा। इसके लिए मान कैसा आएगा, कांस्टेंट, और ये वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E का मान जो है वो सिग्मा के क्या होगा, प्रोपोर्शनल, यानी कि इस तरह से यहाँ पर E और यहाँ पर सिग्मा, और E का मान सिग्मा के क्या आ रहा है, समानुपाती। यानी कि जितना ज्यादा हमारे पास में आवेश घनत्व होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास में क्या होगा, इस परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें मिलेगा। देखिए अभी हमने अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला और उसकी वैल्यू हमारे पास में थी E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए था, हमारे पास में अचालक परत के लिए। यदि कोई क्या है हमारे पास में अचालक परत, और यदि हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहे यानी कि इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना मिलेगा, E वेक्टर, और यहाँ पर लगाएंगे n कैप, क्योंकि हमारे पास में किसी भी सरफेस की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, उसके लंबवत बाहर की ओर। जैसे हम इस बोर्ड की बात करें, जैसे ये हमारा कोई एक सरफेस है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से बाहर की ओर। अगर हम इसकी दूसरे साइड की बात करें तो लंबवत कहाँ होगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन को हम किससे देंगे, n कैप से, और यहाँ पर ये जो है वो डिस्टेंस r पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है चालक परत के कारण। तो देखिए अचालक परत और चालक परत में एक डिफरेंस है छोटा सा, वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो चालक परत होगी उसके अंदर क्या डिफरेंस है, चालक परत, यदि हमारे पास में क्या है, चालक परत, यदि हम चालक परत को आवेश दे रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, चालक परत को आवेश दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसकी सतह पर पूरी तरह से फैल जाता है, सतह पर फैल जाता है। माइंड कीजिए इस चीज को, इसको याद करना है हमें कि जो चालक परत को जो आवेश देंगे वो उसकी सतह पर फैल जाता है। सतह पर फैलने का मतलब है उसके अंदर वाले भाग में, यानी कि उसके इंटीरियर में। जैसे हम बात करें, जैसे मान लो ये हमारी पट्टी की एक चौड़ाई है, तो हम इसको आवेश देंगे तो वो इसके इस तरफ भी रहेगा और इसके इस तरफ भी आवेश जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहेगा। लेकिन इसके अंदर वाले भाग में, इसके इंटीरियर में जो है वो चार्ज जो नहीं रहेगा। यहाँ पर क्यू क्या रहेगा, 0, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू प्रेजेंट है, और इस तरफ भी क्यू जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन इसके इंटीरियर के अंदर जो है वो चार्ज हमारे पास में 0 रहेगा। अब अंदर की तरफ आवेश नहीं है तो वहां पर गाउसियन पृष्ठ बनाने की कोई कल्पना नहीं कर सकते। गाउसियन पृष्ठ जो है वो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम गाउसियन पृष्ठ का एक गुण पढ़ के आए हैं। गाउसियन पृष्ठ की एक विशेषता होती है कि गाउसियन पृष्ठ कैसा होता है, सतत होता है या फिर कंटिन्यूअस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि गाउसियन पृष्ठ कैसे होते हैं, सतत होते हैं, और कैसे होते हैं, यहाँ पर सिमेट्रिक होते हैं। और गाउसियन पृष्ठ कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये दो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी थी। तो गाउसियन पृष्ठ सतत होने का मतलब है या तो आप गाउसियन पृष्ठ को इस तरफ बनाइए या फिर इस तरफ बनाइए। यदि आप इसको इस तरह से पूरा अंदर से बनाएंगे तो यहाँ पर बीच में आवेश नहीं है और यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम पढ़ते हैं अब यहाँ पर चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे दिशा का निर्धारण। तो यहाँ पर जो दिशा का निर्धारण है वो उसी तरह से होगा जैसा हमने अचालक परत के अंदर किया है। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से इसको आगे, सबसे पहले दिशा का निर्धारण करना है। तो हम यहाँ पर इस प्लेट को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये कैसी है, चालक है, और चालक है तो इसकी एक सरफेस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी पर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन अंदर की तरफ जो है वो आवेश क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हम अंदर की तरफ इसके लिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना नहीं करेंगे। तो हम इसके लिए गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे, लेकिन ओनली एक साइड के अंदर, इस तरह से। ये इसकी सरफेस पर ही है, जैसे हम इसकी सरफेस पर ही ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक एलिमेंट कट कर लेते हैं। एक एलिमेंट यहाँ कट करेंगे और एक एलिमेंट यहाँ कट करेंगे। इसकी डायरेक्शन तो वही आएगी जैसा हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ रखा है कि इसकी जो परिणामी दिशा है वो कैसे होगी, इस तरफ बाहर की ओर ही होगी। उसी टॉपिक को हमें यहाँ पर बस रिवाइज करना था। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर परिमाण का निर्धारण। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, परिमाण का निर्धारण। परिमाण का निर्धारण करेंगे तो सबसे पहले वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी दिशा में है, लेकिन यहाँ पर जो ds1 भी क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, तो थीटा हमारे पास में कितना मिल गया, 0 डिग्री। जब यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो गया, ds2 वेक्टर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया हमारे पास में, 90 डिग्री। दो वैल्यू हमारे पास में आ गई है। थर्ड यहाँ पर देखेंगे
कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो सकती है बाहर की तरफ, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर नहीं होगी, लेकिन इस तरफ होगी। लेकिन अब गॉसियन पृष्ठ को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर ब्रेक कर रखा है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, यहाँ पर सतत होना चाहिए। लेकिन अंदर की साइड में यहाँ पर क्या है, आवेश जो है वो जीरो है, और आवेश जीरो है यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ जीरो है। अंदर की तरफ यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। तो थर्ड केस के अंदर में यहाँ लिख देंगे, तो उसको हम इसके अंदर लिख देंगे। तो सबसे पहले यूज करेंगे गाउस के नियमानुसार। गाउस के नियमानुसार, गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई इक्वल टू जो है वो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इसको हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, ds1 ds2 और यहाँ पर जो है कौन सा होगा इसका ds3। तो लिख देते हैं यहाँ पर e ds1 cos थीटा, सेम वही जो हमने पहले प्रोसीजर कर रखा है, e ds2 cos थीटा प्लस e ds3 cos थीटा इक्वल टू समेशन q की वैल्यू कितनी लिखते हैं हम हमेशा, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है वो क्या होता है, समेशन q अपॉन s, पृष्ठीय आवेश घनत्व आवेश बटा क्षेत्रफल। इसको हम वज्र गुणा करके सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। हमारे पास में जो नेक्स्ट है यहाँ पर ds1 के लिए थीटा कितना था 0 डिग्री, तो यहाँ पर e और ये इसे क्या लिख देंगे ds1 प्लस e ds2 के लिए यहाँ पर थीटा कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो क्या है 90 डिग्री है। और ये कौन सा भाग है, वक्र पृष्ठ वाला, ये कौन सा भाग था, वृत्तीय भाग है, और ये कौन सा है, वृत्तीय भाग है। चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे हम क्या पर 0, यहाँ पर 0 क्यों है, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है यहाँ पर 0 प्लस थर्ड टर्म देखिए e ds3 cos थीटा, यहाँ पर थीटा तो है वो क्या है 0 डिग्री है। यहाँ पे हम इससे क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0, फिर लिखेंगे ds3 और cos थीटा इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये टर्म भी क्या हो रही है 0 हो रही है, इस तरह से ये टर्म भी क्या हो गई 0। तो हमारे पास में बचा है e और ds1 की वैल्यू क्या होती है, ये पूरा क्या हो गया 0। तो ds1 का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा s इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे सॉल्व करेंगे e की वैल्यू, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल आउट। यहाँ पर देखिए चालक वृत्त के कारण हमारे पास में यहाँ पर 2 की जो वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि चालक वृत्त के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अचालक का क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर सीधा डबल मिल रहा है। और इसके लिए भी वही E की जो डिपेंडेंसी देखते हैं हम R के साथ में, तो वो इस तरह से कांस्टेंट रहेगी। और अगर हम E की डिपेंडेंसी अगर सिग्मा के साथ देखें, यदि हम E की डिपेंडेंसी सिग्मा के साथ देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इस तरह से समानुपाती का एक हमें ग्राफ मिलेगा। डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर E के ऊपर वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा n कैप, यानी कि इस पृष्ठ से हमेशा लंबवत बाहर की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दो परतों को पढ़ने के बाद में आवेशित गोलीय कोश है या फिर चालक गोला है। दोनों ही केस के अंदर हमारे जो रिजल्ट है वो सेम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों को हमें पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं गोलीय कोश की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गोलीय कोश की। तो देखिए गोलीय कोश कैसा होता है। गोलीय कोश का मतलब है एक स्फेरिकल गोला होगा, यानी कि एक खोखला गोला। गोलीय कोश को आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं खोखला गोला, यानी कि कोई भी एक मेटल या कोई धातु की एक खोल होगी अपने पास इस तरह से पूरी की पूरी। जैसे हम बात करें फुटबॉल की, तो अगर धातु की कोई फुटबॉल है तो वो क्या होगी, एक हमारे पास में गोलीय कोश की जैसा बिहेव करेगी। और उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर निर्वात या हवा हो सकती है, लेकिन अंदर कोई मेटल या जहाँ पर कोई चार्ज रह सके ऐसी कोई चीज हमारे पास में नहीं होगी। और बात कर रहे हैं गोलीय कोश की, तो हम इसे आवेशित करेंगे, यानी कि इस तरह से हम इसके ऊपर चार्ज जो है वो रख देंगे। तो जो भी हम इसे चार्ज देंगे वो इसके चारों ओर एक समान रूप से इसकी पृष्ठ पर, हम बात कर रहे हैं इसकी सतह पर। तो गोलीय कोश के ऊपर जो भी आवेश देंगे वो क्या होगा, उसकी सतह पर एक समान रूप से, सतह पर जो है वो एक समान रूप से फैल जाता है। सतह पर जो है वो एक समान रूप से फैल जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। गोलीय कोश के अंदर क्या होगा, जो भी आवेश देंगे वो उसकी सतह पर फैल जाएगा, क्योंकि अंदर कोई भी माध्यम नहीं है, या फिर आप कहेंगे अंदर क्या है, निर्वात है। अंदर धातु का कोई भी भाग नहीं है जो आवेश को वहां पर मूव करवाए। अब बात करेंगे हम यहाँ पर हमारे चालक गोले की। तो देखिए चालक गोला किस तरह से होता है, इस तरह से।
चालक गोला है, लेकिन यह खोखला नहीं होगा। चालक गोला भी क्या होगा, अंदर से पूरी तरह से एक मेटल से हमारे पास में भरा हुआ होगा, और ये मेटल से भरा हुआ है, लेकिन है क्या आखिर ये भी, ये चालक है। और चालक होता है तो चालक का एक गुण होता है कि चालक को जो दिया गया आवेश है वो पूरी तरह से क्या होता है, उसकी सतह पर जो है वो उसकी सतह पर इस तरह से फैल जाता है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है। तो संपूर्ण आवेश जो है वो सतह पर प्रेरित होता है, सतह पर इंड्यूस हो जाता है। संपूर्ण आवेश जो है वो उसकी सतह पर प्रेरण के द्वारा क्या हो जाता है, फैल जाता है, सतह पर फैल जाता है। और इसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर भी, इन दोनों केस के अंदर जो हमारा आवेश है वो इन सतहों के ऊपर एक समान रूप से फैलता है। एक समान रूप का कारण क्या है, क्योंकि गोले की जो सतह है वो कैसी होती है, पूरी की पूरी इस तरह से स्फेरिकल होती है, गोलीय सतह होती है। तो पूरी तरह से वहां पर क्या होता है, जो भी हमने आवेश दिया उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए आकर प्रतिकर्षण के कारण वो क्या होगा, एक समान रूप से वहां पर फैल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी वैल्यूज की, देखते हैं। ठीक है, अब गोले की सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से गोलीय कोश है, जो भी चालक गोला है, इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास में ये इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी चार्ज डेंसिटी की, देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक गोला जिसका केंद्र बिंदु क्या है हमारे पास में, वो है, और इस गोले की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर, और इसे हमने क्या है, कौन सा चार्ज दिया है, क्यू आवेश। तो हम कह देते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। यदि हम बात करें गोले की सतह की, तो यहाँ पर जो आवेश घनत्व होगा वो कैसा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस या क्यू अपॉन एस। और ये गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इससे हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, इस गोले के अंदर सबसे पहले इस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और इस गोले के अंदर वाले भाग पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तीन केसेस होंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह से कि जो हमारा बिंदु है वो कहाँ रखा हुआ है, गोले के बाहर, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गोले के बाहर पर स्थित बिंदु है। तो देखिए, जैसे हमने ये यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ किया है, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, P है, और इसके सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है, मान लो स्मॉल r है, इसकी रेडियस जो है वो क्या है हमारे पास में, कैपिटल R है। इस तरह से ये, और इसके ऊपर जो है वो चार्ज दिया हुआ है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की यहाँ पर क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो जैसे हमारे पास है पॉइंट P है, इस तरह से ये पॉइंट P है, तो इसी रेडियस का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ जो है वो ड्रॉ करेंगे, और इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास में, r है। इस गाउसियन पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कहाँ होती है, धनावेशी सतह है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होता है, रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि त्रिज्या क्या होता है, बाहर की ओर। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, इसी दिशा में, और इस वाले छोटे से एलिमेंट की भी डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अंदर ही होगी। तो हमारा जो ds वेक्टर है वो भी क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर रखा हुआ है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 विल बी 1। नेक्स्ट हमारे पास में इसको हम गाउस के नियम से सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम बोलता है कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समेशन q यानी कि हमारे पास टोटल जो q है उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे e ds cos थीटा इक्वल टू समेशन q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इक्वेशन 1 से देखिए समेशन q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से होगा ये, यहाँ लिखेंगे e बाहर आ जाएगा और ds अंदर आ जाएगा, cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो थीटा क्या है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो cos 0 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो हमारे पास में बचा है यहाँ पर eds इक्वल टू सिग्मा 4 पाई
आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। ds देखिए क्या है, ds हमने लिया था इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर एक छोटा सा अवकाश, तो इस पूरे का समाकलन करेंगे, यानी कि इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो हम यहाँ लिख देंगे e और यहाँ लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यहाँ बचा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है, और एक क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास में निकल करके आती है। तो किसी गोले के कारण जो बाहर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह का होगा, इस तरह का होगा हमारे पास में, जो क्या होगा, इस आर स्क्वायर के क्या आ रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस आर की वैल्यू जो है वो आर से बड़ी है, तो ये वाला जो रीजन है वो कौन सा हमारा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखिए इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं इसकी सतह पर, यानी कि कहां पर, अजी हमारा जो बिंदु P है, बिंदु P जो है वो कहां पर आ जाता है, बिंदु P सतह पर, यानी कि स्मॉल r जो है वो क्या हो जाता है, कैपिटल R के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास में जहां पर भी r उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, कैपिटल R। और यदि आप इसे डायग्राम से हल करना चाहें तो आपको बस सिंपल सा करना है काम कि आप इस गॉसियन पृष्ठ को खिसका करके कहां लेकर आएंगे, इस वाले कैपिटल R तक, यानी कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है वो छोटा होकर के इसी गोले के ऊपर ही ड्रॉ हो जाएगा। यही एलिमेंट यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है और वही कैलकुलेशन आपको वापस करनी है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, E, ये तो कहां पर था, बाहर की साइड था, तो आप लिखेंगे E आउट और यहाँ लिख देंगे आप E सरफेस। तो E सरफेस जो है वो कितना मिलेगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जैसे आर स्क्वायर था वैसे आप यहाँ पर क्या कर देंगे, r इक्वल टू आर कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हैं कि सरफेस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा आ रहा है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम भी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, इस गोले की सतह पर जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर अपना मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है, क्योंकि हमने जो चार्ज दिया वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, तो हमारा जो सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। जो अंदर स्थित बिंदु P है वहां पर अब के बाद हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी कि हमारे पास में जो स्मॉल r है वो क्या है, कैपिटल R से छोटा है। और यहाँ पर देखिए हमने सतह पर यहाँ पर वैल्यू जो है निकाल रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरह से, देखिए ये हमारा क्या था, गोला था, जिसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, इस तरह से पूरा का पूरा आवेश जो है वो दे रखा है। और अगली बार हमारा जो पॉइंट P है, पहले यहाँ पर आउटसाइड पे था, उसके बाद हमने उस पॉइंट P को खिसका कर कहां लेकर आए, उसकी सतह पर लेकर आए। तो अगली बार हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये इसका सेंटर है और ये क्या है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो हमने उस पॉइंट P को इनसाइड यहाँ पर पुट किया है और ये डिस्टेंस कितनी है, R है। और हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ को यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ, यानी कि छोटे वाले रेडियस R का एक यहाँ पर क्या बनाया हमने, गॉसियन पृष्ठ बनाया। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश उपस्थित होगा उसी के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर शो होता है। लेकिन चालक गोला है, या तो कौन सा है, चालक गोला, या फिर कौन सा है, गोलीय कोश है। इन दोनों ही केस के अंदर हमारा जो चार्ज है वो ओनली गोले की सतह पर रहता है, गोले के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि गोले के अंदर, गोले के भीतरी भाग में, गोले के इनसाइड जो है भीतरी भाग में जो आवेश है वो क्या है हमारा, जीरो। गोले के भीतरी भाग में आवेश क्या हो जाता है हमारा, जीरो। तो जहां पर आवेश ही नहीं है तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम यहां से देख सकते हैं कि फाई इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज का मान जीरो होने से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं, वही वापस से ds cos थीटा विल बी 1, और सारी की सारी चीजें हमें वैसे की वैसे मिलेगी, E ds cos थीटा इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि हमारे पास में चार्ज कैसा है, जीरो। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना मिल जाएगा, जीरो। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं कि E इन, यानी कि गोले के इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास में, जीरो होगा। यदि हम इन सभी के लिए ग्राफ की बात करें तो देखिए आउटसाइड के लिए हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ E रख दीजिए, यहाँ R रखिए, और E का इस R के साथ में, डिस्टेंस के साथ में ग्राफ कैसा आ रहा है, विद समानुपाती का। तो आप इस तरह से ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं।
सरफेस के ऊपर आप देखें तो आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सरफेस के ऊपर जो आर पर डिपेंड नहीं करता, तो आप ई यहाँ रखिए और आप इस तरह से रखिए, तो सरफेस के ऊपर जो वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। आप यहाँ पर इनको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन जैसे इनकी वैल्यूज को अगर हम चेंज करें तो देखिए सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। यदि मैं सिग्मा की वैल्यू वापस से पुट करूं, यानी कि इसको मैं चार्ज की फॉर्म में लेकर आऊं, तो देखिए इसकी वैल्यू किस तरीके से आती है। अब हमने पूरे गोले के बारे में हमने सारे फॉर्मूले और इसके ग्राफ को देख लिया है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स रूप के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ई और आर की डिपेंडेंसी। तो देखिए हमारे पास में ये जो आर की टर्म है वो यहाँ पर बढ़ रही है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारी वैल्यू आर इक्वल टू आर, यानी कि यहाँ पर उस स्फीयर की रेडियस यहाँ पर शो हो रही है। तो आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अंदर वाले भाग में, यानी कि जो इनसाइड वाला पार्ट था, यानी कि इस रेडियस के अंदर, ये हमारे पास में इस तरह से स्फीयर है। इस स्फीयर के अंदर हमारा जो चार्ज भी जीरो था और अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था, जीरो। तो अंदर की साइड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। अगला जो हमारा देखते हैं आगे की साइड में, बाहर की साइड में ई जो आउटसाइड था वो हमारे पास में मिला था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो और यहाँ पर इस ई की जो डिपेंडेंसी है वो कैसी है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि कैसा आएगा, इस तरह से। ये ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, इस तरह से। तो ई प्रोपोर्शन यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये कहाँ पर है, आउटसाइड। सरफेस पर बात करें तो सरफेस पर आप लोगों ने देखा था कि ये जो वैल्यू है वो इस तरह से, इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वैल्यू जो हमारी कितनी थी, ई सरफेस जो है वो कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू जो है वो कैसी थी, कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पर ये जो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, इस तरह से पूरी की पूरी कांस्टेंट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के लिए, चालक गोला हो या फिर गोले कोश हो, इन दोनों के लिए हमारे पास में क्या है, ग्राफ का आंसर है। अब हमारे पास में ये वाला जो फॉर्मूला है, आउटसाइड फॉर्मूला का, इसका एक नया फॉर्म भी है जो इजी है और याद रखने में भी सही रहता है। तो मैं उसको एक बार लिख देता हूँ। ई आउटसाइड जो है वो कितना है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप लोगों को इनकी डायरेक्शन को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो डायरेक्ट है। आप वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको सीधा आर के लिखना है, क्योंकि हमारे पास में गोले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, रेडियल डायरेक्शन के अंदर बाहर होता है। यानी सरफेस का जो तल है, जैसे मान लीजिए ये इसका सरफेस है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे, सॉरी यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्पर्श रेखा निकालेंगे, और वहां से लंबवत क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। तो गोले से हर वक्त क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमें डायरेक्शन मिलेगी। और ई आउटसाइड यहाँ पर कितना होगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू को आप पुट करिए के की फॉर्म में, तो सिग्मा हमारे पास में कितना था, पहले भी सिग्मा जो था वो था 4/4 पाई आर स्क्वायर, कि पूरे के पूरे गोले का क्षेत्रफल, और इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हमें सिग्मा की वैल्यू रखनी है, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखेंगे, K, ये जो Q है वो ऐसे कैसे टर्म यहाँ पर, और अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन ये बहुत ही इजी है, ये आप ये कोई भी लिख सकता है, लेकिन हमारे पास में एक अच्छी वैल्यू, यानी कि इस जो भी गोला है हमने उसको आवेश दे रखा है, तो वहां पर हम उसकी डेंसिटी की फॉर्म में बात करेंगे। उस आवेश का जो घनत्व कितना है उसकी फॉर्म में जब फॉर्मूला देखेंगे तो वो कितना आएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, K अपॉन आर स्क्वायर। और इसी की हम बात करें अगर यहाँ पर सरफेस के लिए, यदि हम इसकी सरफेस पर बात करें तो कितनी हो जाएगी, K Q, और स्मॉल आर की जगह आप क्या कर दीजिए, कैपिटल आर। ये क्या आ जाएगा, इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं इसकी सदिश रूप में बात करूं, आप वेक्टर लगाइए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, आर कैप। यहाँ पर भी वेक्टर लगाइए और यहाँ क्या लिख दीजिए, आर कैप। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, रेडियल डायरेक्शन के अंदर होगी। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे वहां पर अचालक गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं।